Today's topic is compound. Previous lecture are the attendants are the all students. The matter are divided in the pure substance and the mixture. Pure substance further divided in the pure substance further divided in the elements and compounds. Elements also discuss of the what is the elements types of or compound. Compounds. A, com- a compound is also pure. A compound is also pure substance. A compound is also pure substance like elements, like elements, but it is a but it is it is a combination of combination of two or more elements which are combined chemically. Now the another definition are the a pure substance made up of two or more elements chemically combined together is a fixed proportions by mass. For example, sodium chloride are also combined sodium and chlorine chemically combined by fixed mass. According to sodium mass are 23 and chlorine mass of 35.5. The fixed ratio of the chemically combined are the sodium chlorides are fixed ratio 22 ratio 35.5. Copper sulfate, calcium carbonate, ये एग्जाम्पल से आपके कंपाउंड की। हाँ बेटा, भाई वो जब एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास आपको मालूम हो जाएगा तो सॉल्व हो जाए, मैं बता रहा हूं आपको। देखिए एटॉमिक नंबर डिपेंड करता है, जैसे सोडियम है तो सोडियम के एटॉमिक नंबर होता है 11 और एटॉमिक मास होता है 23। एटॉमिक मास कितना होता है 23, ओके। एंड क्लोरीन होता है, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 17 एंड एटॉमिक मास होता है 35.5, ओके। तो according to chemically combined of the two or more elements are by fixed mass, यानी ये मास इनका फिक्स होता है। इसके थ्रू जब केमिकली कंबाइंड होंगे तो आप देखिए ये सोडियम हो गया और ये क्लोराइड हो गया,
ठीक है। जब इसका मॉस अलग अलग निकाला गया तो सोडियम का मास कितना है 23, अब क्लोरीन में कितना है 35.5। तो इनका एटॉमिक मास जो एटॉमिक मास हो गया रेशियो में अगर निकाला गया तो 23 पॉइंट यहाँ पर हो गया 35.5। ओके। नाउ अनदर एग्जांपल, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड, तो कार्बन एटॉमिक नंबर 6 एंड एटॉमिक मास 12, ऑक्सीजन एटॉमिक नंबर 8 एंड एटॉमिक मास 16, एटॉमिक मास ऑफ 16, एटॉमिक मास ऑफ द 12। So carbon dioxide contain of the one carbon and two ऑक्सीजन, वन कार्बन एंड टू ऑक्सीजन। वन कार्बन का एटॉमिक मास क्या है आपका 12 और ऑक्सीजन प्रेजेंस ऑफ द टू ऑक्सीजन, तो 16 into 2 equal 32। ओके, नाउ दिस फिक्स्ड रेशियो, चाहे तो इसको हम क्लियर कर सकते हैं, ये ऑलरेडी यहां से क्लियर कर लोगे, ये काट भी सकते हो तो इसका अलग अलग हो जाएगा जैसे, ठीक है। अगर 2 से काटेंगे तो ये हमारा 6 हो जाएगा, यहाँ पर कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा, फिर आप 2 से काटोगे 3 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 8, इसका फिक्स मास हो जाएगा 3:8। ओके, कार्बन डाइऑक्साइड का फिक्स मास हो जाएगा 3:8। समझ में आ गया ना? ओके, ये फिक्स, ये रेशियो जब आपको एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास क्लियर हो जाएगा तो अपने आप ये पूरा क्लियर हो जाएगा। अभी आपको केवल लर्न रखना है हाइड्रोजन का 1, कार्बन का 6, ऑक्सीजन का 8 एटॉमिक नंबर एंड एटॉमिक मास। दिस इज द प्रेजेंस ऑफ द एटॉमिक नंबर रिप्रेजेंट्स ऑफ Z और दिस इज कॉल्ड द एटॉमिक मास रिप्रेजेंट्स ऑफ A। ये आपका एटॉमिक मास है और ये एटॉमिक नंबर है। ओके ओके ओके, वैसे जनरली वो बुकों में सब में रहता है, बाकी मैं आपको बता दे रहा हूं आपको। 1 से 10 तक आप कंप्लीट कर लीजिए, अपने आप हो जाएगा। जैसे ये हाइड्रोजन का आप कर लीजिए, हीलियम का कर लीजिए, लिथियम कर लीजिए, बेरिलियम कर लीजिए, बोरान कर लीजिए। बोरान के बाद कार्बन कर लीजिए, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, नियॉन। 10 elements के atomic number and atomic mass are left. Atomic number are also increasing order 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10. Okay students, now atomic mass is 1, atomic mass 4, 7, 9, 11, 12, 14, 16, 19, 20। ये एटॉमिक नंबर और ये एटॉमिक मास, दिस इज प्रेजेंस ऑफ एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर represents of Z, this is atomic mass। represents of A। Okay student, now X represents of the elements, Z represents of the atomic number, A represents of the atomic mass। This is called atomic mass, this is called atomic number, this is called element। Element, atomic number, atomic mass। आप इतना लर्न कर लेंगे तो अभी आपके लिए सफिशिएंट है। यस, मॉस इसके लिए बहुत लंबा फार्मूला है, कई फार्मूले फॉलो अप करेंगे। जनरली किसी का जो एटॉमिक नंबर होता है वो तो सीरियल ऑर्डर पर होता है,
बट एटॉमिक मास को निकालने के लिए आपको मॉलिक्यूलर फार्मूला एंड एम्पिरिकल फार्मूला डिस्कस करना पड़ेगा। उस मॉलिक्यूलर और एम्पिरिकल फार्मूला से एटॉमिक नंबर ऑफ द प्रेजेंस ऑफ द सर्कुलर ऑफ द एनवायरनमेंट प्रेजेंस इन द सर्कुलर बॉन्ड वो आपको ऐड करना पड़ेगा। तो वो लंबी प्रोसेस है, बट जनरली आप जान लीजिए कि अगर 20 तक या 30 तक करते हैं तो जस्ट डबल होता है या 0.05 पॉइंट इंक्रीज हो जाता है, तो डबल से थोड़ा सा बढ़ जाता है। जैसे देखिए लगभग सब पे डबल है, केवल लिथियम में देखिए और बेरिलियम में, बोरान में, ये सब में 1 प्लस पॉइंट ज्यादा रहता है क्योंकि 9 पॉइंट समथिंग हो जाता है, तो उसको हम इंक्रीज करके ओनली 11 लिख देते हैं। जैसे जनरली इसका 1.008 होता है हाइड्रोजन का, इसका देखेंगे तो 3.9 समथिंग होता है, तो जस्ट डबल होता है। आप जस्ट जनरली सबका डबल ही है, बट कुछ एलिमेंट्स रहते हैं जो डबल से 1 प्लस हो जाता है। ओके, टाइप्स ऑफ द कंपाउंड्स। मैं शॉर्ट फॉर्म में कंपाउंड ऐसे लिखता हूं, आप लोग देख लीजिएगा, नोट्स में मेरे इसी तरह मिलेगा। टाइप्स ऑफ कंपाउंड्स, टाइप्स ऑफ द कंपाउंड्स ओनली डिपेंड्स अपॉन द नेचर इन द लिविंग एंड नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म। लिविंग ऑर्गेनिज्म depends upon the organic chemistry and non-living depends upon the inorganic chemistry. So also nature compound components are two types. Number one, inorganic compound, and number two, organic compound. Okay, students. Now first are discuss inorganic compounds. Inorganic compounds. These compounds have been mostly obtained from non-living. Okay, these compounds have been mostly obtained from non-living sources such as rocks, जैसे rocks हो गया आपका, ठीक है, मिनरल्स हो गए। इस प्रकार के जितने भी नॉन लिविंग्स हैं वो सारे जो होते हैं वो मिलकर इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स को फॉर्म करते हैं। नॉन लिविंग्स मींस जैसे रॉक्स हो गया, कोयला हो गया जिसको हम ऑलरेडी कोक कहेंगे, सारे मिनरल्स हो गए, तो ये सब नॉन लिविंग है। तो इनसे जो भी प्रिपेयर्ड होगा या इनसे जो ऑब्टेन होगा वो इनऑर्गेनिक कंपाउंड कहलाएगा। इसके जस्ट अपोजिट है आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आल्सो ऑब्टेन फ्रॉम लिविंग सोर्सेस like plants and animals. Living sources, plant and animal. प्लांट्स एंड एनिमल्स के सोर्स से जो भी कंपोनेंट्स बनेगा वो आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होगा। जो जनरली नॉन लिविंग, जैसे आप बोल सकते हैं रॉक्स हो गया अपना, अर्थ की भी, अर्थ क्रस्ट भी ले सकते हैं। अर्थ क्रस्ट में जितनी भी चीजें हैं वो भी जब कंपोज्ड होंगी तो वो ऑलरेडी क्या बनाएगा, इनऑर्गेनिक कंपाउंड बनाएगा। तो इस प्रकार से जितने भी कंपोनेंट्स हैं वो इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में डिफरेंस हो जाता है, क्योंकि such as the components of the fixed ratio by mass of the depends upon the compound further divided in the sources according to sources of the two types, inorganic and organic. Inorganic also obtain non-living like rocks, minerals, earth crust, etc. Organic compounds only composed by or only produced by living sources or living organism like plants and
animals. Okay, students. For example, plants is the glucose, plant glucose, chlorophyll, etc. Animals, bones, calcium phosphate, proteins, vitamins are also organic compounds. Yes, calcium carbonate is non-living as like a rock. As like a rock is the non-living compound. Non-living compound, कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम सल्फेट, फॉर एग्जांपल मैं अभी आपको लिखवा दूंगा, ठीक है। कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम ऑक्साइड, सल्फ्यूरिक एसिड, HCl, ये सब नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म है। लिविंग ऑर्गेनिज्म में बहुत सारे हैं, जैसे ग्लूकोज, मेथेन, एथेन, एल्कोहल, प्रोपियन, ये सब जितने भी हैं वो एनिमल्स और प्लांट्स। जैसे प्लांट का रिटराइजेशन जब करते हैं तो उससे अल्कोहल फॉर्म होता है, मतलब इट इज कॉल्ड द लिविंग ऑर्गेनिज्म। ओके। और कैल्शियम कार्बोनेट की बात कर रहे हो, कैल्शियम इज द प्रेजेंस इन द रॉक्स। कैल्शियम हमेशा अधिकतर रॉक में प्रेजेंट होता है। जब रॉक में होगा तो ऑलरेडी इट इज द नॉन लिविंग कंपोनेंट्स। ओके। बेटा कार्बन मोनोऑक्साइड इज अ गैस। Okay, carbon monoxide is the gas also composed of the carbon and oxygen is the fixed ratio by the naturally process. तो naturally process का मतलब क्या है ना, वो तो नॉन लिविंग कंपोनेंट्स में आ गया। ओके, तो नॉन लिविंग में है तो ऑलरेडी क्या होगा, इनऑर्गेनिक के अंतर्गत आएगा। जब उस कंपोनेंट्स को हम लैब में प्रोड्यूस कर देते हैं तो वहां पर वो आ जाता है ऑर्गेनिक कंपोनेंट्स में। तो जनरली कार्बन डाइऑक्साइड से लेके जितने भी कंपोनेंट्स हैं इनको फिक्स रेशियो जो बायो नेचुरली होते हैं, तो नेचुरली डिपेंड्स अपॉन द नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म। ओके, आप इसकी आप डिफिनेशन शो कर सकते हैं इनऑर्गेनिक की। इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स जनरली तो हमने बता ही दिया है, दीज कंपाउंड्स हैव बीन मोस्टली, these compound has been mostly are mostly obtained from non-living sources. Non-living sources, for example, या इसे लिख सकते हैं such as rocks, mineral, etc. Rocks, mineral, etc. For example, कैल्शियम कार्बोनेट, आप लोग नेम भी इसका लिख लेंगे, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम ऑक्साइड, सोडियम कार्बोनेट, नेम आप लोग क्लियर कर लेंगे। कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम ऑक्साइड, सोडियम कार्बोनेट्स, आज बेकिंग सोडा इसे बोलते हैं, बेकिंग सोडा, कॉपर सल्फेट, कॉपर सल्फेट, सल्फ्यूरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड।
Okay, student. Now next, organic compounds only यहाँ पर हो जाएगा from living sources. These compound has been mostly obtained from living sources as plants and elements. Plant and animal. Plants and animals. For example, methane, ethane, नेम क्लियर हो जाएगा आपको बाद में। मेथेन, एथेन, प्रोपेन, एथिल एल्कोहल, एसिटिक एसिड, फैट, ऑयल, प्रोटीन, फैट, ऑयल, प्रोटीन्स। नेम एज क्लियर। मेथेन, एथेन, प्रोपेन, एथिल अल्कोहल, एसिटिक एसिड, फैट, ऑयल and protein, etc. Okay. ओके स्टूडेंट्स, कंपाउंड्स अभी जैसे जैसे आप हायर क्लास में जाओगे यहाँ का अलग अलग डिस्ट्रीब्यूशन होता शुरू हो जाएगा अकॉर्डिंग टू सोर्सेस। आपके ओनली टू टाइप्स के होते हैं, इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक। ओके, एंड लास्ट जो कंपोनेंट्स हो जाएगा वो अकॉर्डिंग टू चेन आएगा तो अलग अलग हो जाएगा। ओपन चेन कंपाउंड, क्लोज चेन कंपाउंड, फर्दर डिवाइड होगा सैचुरेटेड कंपाउंड, अनसैचुरेटेड। तो जैसे जैसे आप हायर क्लास में जाओगे इस कंपाउंड्स का अकॉर्डिंग टू सोर्सेस, अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर, अकॉर्डिंग टू चेन अलग अलग टाइप्स डिवाइड होता चला जाएगा। ओके, अभी आपको केवल जनरली इतना समझना है कि कंपाउंड्स हैव द फिक्स्ड proportion by the mass of the two or more components, more elements or components। वही कंपोनेंट को हम फिर डिवाइड कर देते हैं अकॉर्डिंग टू सोर्स, इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक डिफरेंस कर देते हैं। नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म से जितनी भी चीजें बनती हैं वो सभी क्या हो जाती हैं, इनऑर्गेनिक कंपाउंड, और लिविंग से जितनी चीजें बनती हैं वो क्या हो जाती हैं, आपकी ऑर्गेनिक कंपाउंड। बहुत टफ नहीं है अगर आपको तमाम कंपोनेंट्स दे दिया जाए जिसमें आपको इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक, अगर आपको लग रहा है कि उसका सोर्स ऑलरेडी कैसा है, नॉन लिविंग है, ठीक है, अगर नॉन लिविंग से है तो इसका मतलब वो ऑलरेडी इनऑर्गेनिक होगा। अगर लिविंग से है जैसे एनिमल्स में, एनिमल्स का बहुत कंपोनेंट्स भी है, सारा कुछ दिख, आप प्लांट्स में देख रहे हैं, प्लांट्स ग्रीन कलर क्लोरोफिल की वजह से, प्लांट्स में ग्लूकोज, फ्रक्टोज, माल्टोज, गिलैक्टोज जितने भी कंपाउंड्स होते हैं ये सब सारे प्लांट से हो जाते हैं। एनिमल्स के पार्ट्स में भी बहुत ऑलरेडी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, जैसे आप देखते हो हार्मोन्स, एंजाइम, मिनरल्स जो भी है ये सभी क्या है, एनिमल्स से डिपेंड करते हैं, ठीक है। जैसे फॉस्फेट हो गया, तो जो भी कंपोनेंट्स आपको जनरली नेचर के द्वारा भी मिल जाएगा वो नॉन लिविंग होगा। जैसे अभी आपके इनऑर्गेनिक में मैंने बेकिंग सोडा आपको Na2SO4 दिखाया, जो चीज जनरली आपको अकॉर्डिंग टू सोर्स ऑफ द नेचर से मिल जाता है वो सभी डिपेंड करता है ऑलरेडी वहां पर नॉन लिविंग से।
Okay, students. Now, next class are discuss property of the compounds. बहुत इंपॉर्टेंट है प्रॉपर्टी क्या होगी कंपाउंड्स की, क्योंकि बहुत से ऐसे कंपोनेंट्स हो जाएंगे जो कि आप देखेंगे कि लिविंग और नॉन लिविंग दोनों से बन रहे हैं, कैसे हो रहा है, तो इसके लिए आपको हमको प्रॉपर्टी पढ़ना पड़ेगा, उस प्रॉपर्टी से हम अच्छे से डिस्कस कर पाएंगे। ठीक है, नाउ